हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि पिछले लेक्चर में हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करना शुरू किया था और उसमें आपको मैंने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंतर्गत जो हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बताने की कोशिश करी थी। और हमने ये भी बताया था कि हमारे अपने इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है पैरामीटर, या साथ में रैंडम एरर भी होता है। और हमने y = mx+c वाला एक उदाहरण लेकर के आपको ये भी समझाने की कोशिश करी थी कि अगर हमको अपने मॉडल के पैरामीटर किसी तरीके से मालूम पड़ जाते हैं तो हमको अपना पूरा स्टैटिस्टिकल मॉडल पता चल जाता है। लेकिन जो हमारा रियल मॉडल है वो तो हमको नहीं पता है क्या है। तो हमारे जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या ये भी नहीं पता है। तो उन वैल्यू को हम किस प्रकार से पता करें, उसके लिए हमारे पास एक सिंपल आसान तरीका ये होता है कि हम अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर कुछ डेटा इकट्ठा कर लें और उस डेटा की सहायता से हम अपने पैरामीटर्स बीटा 1, बीटा 2, बीटा के इत्यादि को निकालने की कोशिश करें या उनको पता करने की कोशिश करें। और ये हम मानते हैं कि जो भी हमारे डेटा के द्वारा जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वह ठीक ही होगी। तो आज इस लेक्चर में हम इन पैरामीटर को किस प्रकार से एस्टिमेट करें उनके बारे में बात करते हैं। हमारे एस्टिमेशन के तो बहुत सारे तरीके होते हैं और यहाँ पर हम कुछ अपने प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर और मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड के बारे में बात करेंगे और उनके द्वारा जो भी हमको हमारे रिग्रेशन पैरामीटर्स हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कि उनको किस प्रकार से निकाला जाता है और किस तरीके से हम उनको आगे इंटरप्रेट करते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि अपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम अपने पैरामीटर्स को किस प्रकार से एस्टिमेट करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आपको अपने मॉडल में इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को हमने इस प्रकार से लिखा है y = β1 x1 + β2 x2 + βk xk + एप्सिलॉन। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात भी करी थी। अगर हमको इस मॉडल में अपने पैरामीटर्स β1, β2, βk को अगर मालूम करना है तो मुझे इनके ऊपर डेटा कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपने हम डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1, x2, xk पर कुछ डेटा इकट्ठा करते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए कि हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमने n डेटा सेट निकाले, तो यह डेटा सेट को हम किस प्रकार से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा हमने कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 होगा, पहला ऑब्जर्वेशन, उसमें से हमने जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक्सप्लोरेटरी वेरिएबल्स हैं x1, x2, xk, उनको हम कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। जैसे x1 को हमने वैल्यू दे दी x11, x2 को हमने वैल्यू दे दी x12 और xk को हमने वैल्यू दे दी x1k। तो इसमें से ये कैसा मैंने लिखा हुआ है ये x1k, तो इसमें से x, ये जो हमारा 1 है, ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन नंबर है उसको दिखा रहा है और इसके बाद मैंने लिखा है k, तो ये हमारा जो kth वेरिएबल पर ऑब्जर्वेशन है उसको दिखा रहा है। और जब इन वैल्यूज़ को हमने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया तो हमको जो आउटपुट मिला वो हमको मिल गया y1। उसी तरीके से हम इस अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। हम अपने x1, x2, xk को एक और वैल्यूज़, कुछ और वैल्यू देने की कोशिश करते हैं। तो x1 को हमने वैल्यू दे दी x21, x2 को वैल्यू दे दी x22 और xk को हमने अपनी वैल्यू दे दी x2k, राइट। और उसके द्वारा जब इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे दिया तो हमको यहाँ पे जो एक y की वैल्यू मिल गई, ये हमको मिल गई y2। और उसी तरीके से हम इस प्रोसेस को जब हम आगे बढ़ाते जाते हैं तो जो हमारा nth ऑब्जर्वेशन होता है उसमें से yn हमारा जो भी रिस्पांस वेरिएबल पर जो वैल्यू है उसको दिखाएगा और साथ में xn1, xn2 और xnk ये हमारे x1, x2, xk पर जो हमारा nth ऑब्जर्वेशन है उनकी वैल्यू दिखाएंगे। और ये जो हमारे ऑब्जर्वेशन है ये सारे इस मॉडल को फॉलो करते हुए फॉलो करेंगे। ये हमारा अजम्पशन है क्योंकि हमने ये माना है कि हमारा मॉडल y = β1 x1 + β2 xk + βk xk है, राइट। तो इसी चीज़ को अगर हम अपने उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में लिया था, जहाँ पर हमने 20 स्टूडेंट के हमने मार्क्स लिए हैं और उनको हमने y के द्वारा दिखाया हुआ है और साथ में हमने ये माना है कि जो हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ये हमने 250 में से लिए हुए हैं और ये हमारे मार्क्स 3 वेरिएबल, नंबर ऑफ आवर्स हर एक हफ्ते में किसमें स्टूडेंट ने पढ़ाई करी है, मतलब हर हफ्ते में स्टूडेंट ने कितने घंटे पढ़ाई करी है उसकी संख्या, उस स्टूडेंट ने हर महीने कितने असाइनमेंट जमा किए हैं उसकी संख्या को हमने x2 के द्वारा, और इस स्टूडेंट ने हर हफ्ते कितने घंटे खेला है उसकी संख्या x3 के द्वारा
हमने दिखाने की कोशिश करी है। तो ये देखिए, ये हमारा अगर पहला स्टूडेंट है तो इसका हमारा डेटा है कि इस स्टूडेंट के 180 नंबर आए थे, इस स्टूडेंट ने हर हफ्ते उसने 34 घंटे पढ़ाई करी है और उसने हर महीने 3 असाइनमेंट दिए हैं और उसने हर हफ्ते 15 घंटे खेला है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे अपने 20 ऑब्जर्वेशंस इकट्ठा कर लिए हैं, राइट। उसी तरीके जैसे हम कहें कि हमारा 20th ऑब्जर्वेशन है, तो इस 20th स्टूडेंट ने कि हमारे 250 में से 197 मार्क्स आए हैं। उस स्टूडेंट ने एक हफ्ते में 34 घंटे पढ़ाई करी है, उसने महीने में खाली एक ही असाइनमेंट जमा किया है और उसने हर एक हफ्ते में 19 घंटे खेला है, राइट। तो अब हम ये मानते हैं कि ये हमारे जो भी ऑब्जर्वेशन हमने ये निकाले हैं सारे के सारे ये और ये हमारे इस मॉडल को फॉलो करते हैं। अर्थात हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है वो हमारा β1 x11 β2 x12 प्लस बीटा के x1 के प्लस एप्सिलॉन को ये सेटिस्फाई करता है। उसी तरीके से जो हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन है ये हमारा y2 है। तो y2 के लिए हम इस मॉडल को इस प्रकार से लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू β1 x21 प्लस β2 x22 अप टू बीटा के x2 प्लस एप्सिलॉन 2। और उसी तरह से जो हमारा nth ऑब्जर्वेशन है इसको हम β1 xn1 प्लस β2 xn2 अप टू बीटा के xn प्लस एप्सिलॉन n हम उसको लिख सकते हैं। अब इन n इक्वेशन को हम अगर चाहें तो अपने इस मैट्रिक्स के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से? जैसे आपको पता है कि अगर हम कोई हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 7x प्लस 8y इज इक्वल टू से 10, तो इसको हम अपने मैट्रिक्स फॉर्म में इस प्रकार से लिख देते हैं 2 3 7 8 और यहाँ पे हम कर देंगे xy और यहाँ पे हम कर देंगे 5 और 10। इसी तरीके से हमने इस n इक्वेशंस को हमने एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख लिया और यहाँ पे हमने अपने ये सारे के सारे जो हमारे y1 y2 yn ऑब्जर्वेशन हैं इनको हमने इस तरीके के वेक्टर में लिख दिया और जो भी हमारे यहाँ पर x1 x2 xk पर जो हमारे ऑब्जर्वेशंस यहाँ से आए थे उनको हमने यहाँ पे इस मैट्रिक्स में लिख दिया इस प्रकार से। और जो हमारे साथ में β1 β2 बीटा के थे उनको हमने यहाँ पर एक β1 β2 बीटा के वेक्टर में लिख दिया और साथ में हमने अपने जो भी रैंडम एरर्स थे उनको हमने एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन n की तरह यहाँ पे लिख दिया। तो अब अगर आप समझने की कोशिश करिए ये जो हमने इक्वेशन लिखी है इसमें से ये जो हमारा y1 y2 yn है इसको हमने y की तरह लिख दिया। जो हमारी ये x1 x2 xk के जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं ये हमारे इनको हमने x के तरीके से लिख दिया। इस वेक्टर को हमने बीटा के तरीके से लिख दिया और ये जो एप्सिलॉन का वेक्टर है इसको हमने एप्सिलॉन लिख दिया। तो इस चीज़ को हम एक शॉर्ट फॉर्म में y इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन के द्वारा हम इसको यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए y आपका क्या है, y आपका एक n×1 वेक्टर है। यहाँ पर हमने अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के ऑब्जर्वेशन लिए हैं। x हमारा क्या है, ये हमारी एक n×k मैट्रिक्स है जहाँ पे हमने अपने हर एक x1 x2 xk वेरिएबल पर हमने हर एक वेरिएबल पर n ऑब्जर्वेशन लिए हैं। यहाँ जो हमारा बीटा हमारा है ये हमारा k×1 का एक वेक्टर है और जो एप्सिलॉन हमारा है ये हमारा एक n×1 का वेक्टर है। तो इसी मॉडल को हम अगर हम अपने इस डेटा के फॉर्मेट में अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, हमने अपने ये जो भी यहाँ पे हमारा डेटा दिया था ये हमने y का हमने एक यहाँ पर वेक्टर बना लिया और हमने अपने इस x1 x2 x3 की हमने एक मैट्रिक्स बना ली और इसको मैंने यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिख दिया। तो हमारा ये जो y वेक्टर है और x मैट्रिक्स है हमारा इस तरह का बन जाएगा। तो ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है और ये हमारा y20 है। उसी तरीके से ये हमारा x11 है, ये हमारा x12 है और ये हमारा x13 है। तो यहाँ पे हमारे पास x1 x2 x3 के ऑब्जर्वेशन आ गए और यहाँ पे हमारे पास y के ऑब्जर्वेशन आ गए, राइट। और हर एक ऑब्जर्वेशन हमारा इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, अर्थात अगर हम कह रहे हैं कि y इक्वल टू β0 प्लस β1 x1 प्लस β2 x2 प्लस β3 x3, इसको ये फॉलो करेगा प्लस एप्सिलॉन। हम β0 के बारे में अभी हमने बात नहीं करी। β0 हमारा इंटरसेप्ट टर्म होता है और इसके बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड में बात करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि जो हमारा पहला सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है 180 वाला, ये हमारा इस मॉडल को सेटिस्फाई करेगा। y 180 इज इक्वल टू β0 प्लस x11 अर्थात 34 β1 प्लस x12 अर्थात 3 β2 प्लस x13 अर्थात 15 β3 प्लस एप्सिलॉन। और उसी तरीके से जो हमारा सेकेंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये जो हमारा सेकेंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये हमारे इस तरह से 116 इज इक्वल टू β0
प्लस 12 बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस 13 बीटा 3 प्लस एप्सिलॉन 2 को फॉलो करेगा। और उसी तरीके से जो हमारा लास्ट ऑब्जर्वेशन है ये हमारा 197 इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस 34 बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस 19 बीटा 3 प्लस एप्सिलॉन 20 को फॉलो करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या समस्या आई, आपके पास यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, बीटा 0, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, और आपके पास कितने ऑब्जर्वेशन हैं 20, और कितने वेरिएबल हैं 3। तो इन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर आपको इन पैरामीटर्स की वैल्यू निकालनी है, और जब आप इन वैल्यूज़ को निकाल लोगे तो इसी को अगर आप अपने इस मॉडल में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वो आपका स्टैटिस्टिकल मॉडल निकल आएगा, राइट। तो इस मॉडल को हम एक जनरल तरीके से अब हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि अपने इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को हम एक जनरल तरीके से दिखाते हैं y इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन, और इसमें से हम इसको किस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि y हमारा एक y1 y2 yn का n क्रॉस 1 वेक्टर है, जहाँ पर हमने अपने स्टडी वेरिएबल पर n ऑब्जर्वेशंस लिए हुए हैं, और x हमारा क्या है, ये हमारी एक n/k की मैट्रिक्स है जहाँ पर हमारे पास x1, x2, xk और हर एक वेरिएबल पर हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं। इस तरह की मैट्रिक्स को हमने कैपिटल X के द्वारा दिखाया हुआ है, राइट। तो इसी तरह से बीटा हमारा एक बीटा 1, बीटा 2, बीटा k का k क्रॉस 1 वेक्टर है रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, और जो हमारा एप्सिलॉन है ये हमारा एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन n का ये n/1 का रैंडम एरर कंपोनेंट्स और या डिस्टर्बेंस टर्म का एक वेक्टर है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड मॉडल रहेगा। अब इस मॉडल में आप अगर देखेंगे कि कभी कभी हमारी आवश्यकता होती है कि हमको अपने मॉडल में एक इंटरसेप्ट टर्म भी लेना होता है, राइट। इंटरसेप्ट टर्म लेने का कारण ये होता है कि अगर हम एक मान लीजिए एक हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं, एक हम छोटी सी रिलेशनशिप लेते हैं कि बीटा 0 प्लस बीटा 1 x प्लस एप्सिलॉन, राइट। और अगर हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि अगर हमकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y हमारी बीटा 0 प्लस बीटा 1 x के बराबर है, अगर हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन जो हमारा 0 है, अर्थात जो हमारी रैंडम एरर्स हो रही हैं उनकी जो एवरेज वैल्यू है पॉपुलेशन में वो हमारी 0 है। ये हो सकता है कि किसी ऑब्जर्वेशन में जो हमारा एक रैंडम एरर है पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, कहीं पर निगेटिव है, तो उसको हम अगर एवरेज करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अगर देखिए आपका बीटा 0 क्या है, अगर हम कह दें कि अगर हमारा x 0 के बराबर है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y हमारी क्या है, बीटा 0 है। और जब अगर हम अपना इस और हमारा बीटा 1 क्या है, बीटा 1 हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का x की रिस्पेक्ट में जो भी हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है वो है। तो बीटा 1 तो हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन द एवरेज वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अर्थात कि अगर हम x की वैल्यू में एक यूनिट का चेंज करेंगे तो एवरेज वैल्यू ऑफ y में कितना परिवर्तन होगा। लेकिन अगर हम बीटा 0 की वैल्यू देखें तो बीटा 0 की वैल्यू हमारी क्या है, ये हमारी एवरेज वैल्यू है कब, जब हमारा x इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ था, अब अगर हम अपने रियल लाइफ में देखें कि अगर हमने एक कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब लिया, राइट, और बल्ब में हमने स्विच के द्वारा उसमें कुछ करंट और वोल्ट दिया तो हमारा बल्ब जल जाता है, और जो जलने का जो भी हमारा मापदंड होता है ल्यूमिनस, उसके द्वारा हम हमारा बल्ब में कितनी रोशनी आई उसको हम मेजर कर लेते हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि अपनी इस करंट को अगर हम 0 कर देते हैं तो क्या बल्ब हमारा जलेगा, नहीं, और उसका जो ल्यूमिनस होगा, जो उसकी चमक होगी वो हमारी 0 हो जाएगी। लेकिन जब भी हम करंट को ग्रेटर देन 0 करेंगे तो हमारे उस बल्ब की जो ल्यूमिनस है, जो उसकी चमक है, रोशनी है, वो हमारी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे केसेस में हमारा क्या हुआ कि अगर हम x की वैल्यू को अगर हम 0 करते हैं तो हमारी एवरेज वैल्यू ऑफ y भी 0 हो जाती है। तो ऐसे केसेस में हम अपना जो भी मॉडल लेंगे उसके अंदर हमें एक इंटरसेप्ट टर्म को इनकॉर्पोरेट करेंगे और उसको हम कंसीडर करेंगे। अब अगर हम एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं एग्रीकल्चर का, तो अगर हम कहते हैं कि y हमारी ईल्ड है, कोई हमारी क्रॉप है, खेती हो रही, उसकी हमारी ईल्ड है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y अगर हम कहते हैं, हमने ऐसे लिख ली बीटा 0 प्लस बीटा 1 x, और x हमारा क्या है, हमने कर दिया क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर। अब इसमें से क्या है, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम किसी खेत में कुछ अगर हम अलग से फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसकी ईल्ड हमारी एक समय तक बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम कोई फर्टिलाइज़र नहीं दें, अगर हम यहाँ पे x को 0 कर दें तो क्या हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y भी 0 हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर कोई भी खेत में अगर कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो भी कुछ थोड़ी बहुत ईल्ड तो हमारी निकल ही आती है। तो ऐसे केसेस में हमारा क्या होगा कि जब भी हमको अपना मॉडल लेना होगा उसके अंदर हमको इंटरसेप्ट टर्म को लिखना पड़ेगा, राइट। अब
कोई भी मॉडल में इंटरसेप्ट टर्म को लेना है या नहीं लेना है, ये फैसला सिर्फ आपको करना है। और ये हमारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है कि जिनके अंदर हमारा डेटा आ रहा है, उसकी बेसिस पर हमारा ये काम बनेगा। अब अपने इस मॉडल में y = x बीटा प्लस एप्सिलॉन में अगर एक इंटरसेप्ट टर्म लेना है, तो ये जो हमारी x मैट्रिक्स हमने यहाँ पे ली हुई है, इसी के अंदर अगर हम अपने पहले कॉलम को अगर हम की हर एक वैल्यू को अगर हम 1 कर दें, तो जो फर्स्ट कॉलम हमारा होगा वो हमारा इंटरसेप्ट टर्म की तरह कार्य करने लगेगा। बस आपका अंतर क्या आएगा कि जो आपकी इस पहले वाली मैट्रिक्स में आपके पास k वेरिएबल्स थे x1, x2, xk, वो अब यहाँ पर k-1 वेरिएबल्स हो जाएंगे, x1, x2, xk-1, राइट। तो इस तरीके से हम अपने इस y = x बीटा प्लस एप्सिलॉन मॉडल को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं कि जब भी मुझको इस मॉडल में इंटरसेप्ट टर्म चाहिए, तो हम अपने पहले कॉलम को, जो x मैट्रिक्स का पहला कॉलम है, उसमें से सारी वैल्यूज़ को हम लिख देंगे 1, और अगर इंटरसेप्ट टर्म अगर नहीं चाहिए तो उसको हम जो भी हमारी वैल्यूज़ होती उसी प्रकार से रहने देंगे। अब इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में एस्टिमेशन करने के लिए और उसके बाद जब हमारा एस्टिमेटर निकल आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हमको कुछ एक एजम्पशंस लेने पड़ते हैं, राइट। और उसके द्वारा हमारे एजम्पशंस की जब हम सहायता लेते हैं, तो हमारे स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस जब हम निकालते हैं, तो उसमें हमारी सहायता हो जाती है। तो इसमें से हमारे कई सारे एजम्पशन हैं और हम आपको उसका इंटरप्रिटेशन भी बताते हैं। हम पहला एजम्पशन होता है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन = 0, अर्थात जो हमारा रैंडम एरर है उसकी पॉपुलेशन पर जो भी एवरेज वैल्यू है वो 0 है। ये भी तो देखिए एक्सेप्टेबल है कि जो भी आप अपने ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं उनकी ट्रू वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन अगर हम ये माने कि हम एक समय के लिए कि हमको उनकी ट्रू वैल्यू पता है और जो वैल्यू आपने ऑब्जर्व करी है उनके बीच में कुछ अंतर होगा, कभी ये अंतर हमारा पॉजिटिव होगा, कभी ये नेगेटिव होगा, कभी हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू है ट्रू वैल्यू से ज़्यादा होगी, कभी कम होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोचेंगे, हमने सारे ऑब्जर्वेशन पर अगर इस रैंडम एरर को निकालने की कोशिश करें और सबका अगर हम एवरेज या सम निकालें, तो वो हमारा 0 के आसपास आ जाता है। तो ये एजम्पशन भी एक समझ में आता है कि किस प्रकार का है। उसके बाद में हमारा एक और एजम्पशन होता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सिलॉन ट्रांसपोज = σ² in, अर्थात हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो एप्सिलॉन की कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, ये हमारी इस प्रकार से है σ² हमारे डायगोनल पे, और बाकी टर्म्स हमारे सारे के सारे 0 हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कह रहे हैं कि एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 1n जो भी हमारे हैं, ये हमारे आपस में इंडिपेंडेंट हैं, और हर एक एप्सिलॉन का जो हमारा वेरिएंस है ये हमारा बराबर है σ² है। तो ये एजम्पशन हम आगे जब अपने एस्टिमेशन प्रोसेस लगाएंगे, वहाँ पर हमारी ये सहायता करेगा। जैसे आपको याद है कि लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में हमने अपने जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हमने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया था, क्योंकि हमारे सारे वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। इस तरह की हमारी यहाँ पर ये सहायता करेगा। तीसरा एजम्पशन होता है कि हमारी जो एक्स मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक है उसको हम k कहते हैं। तो ये हमारी बेसिकली फुल कॉलम रैंक मैट्रिक्स होती है। इस एजम्पशन का हमको इस्तेमाल आपको हम आगे दिखाएंगे कि बहुत जगह पे हमको अगर अपनी x ट्रांसपोज x मैट्रिक्स का अगर हमको यूनिक इन्वर्स निकालना है तो वहाँ पर पड़ेगा, और अगर हमारा ये फुल कॉलम रैंक मैट्रिक्स होगी तो हम अपना x ट्रांसपोज x होल इन्वर्स हम आराम से निकाल सकते हैं। चौथा एजम्पशन हमारा है कि x हमारी एक नॉन स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स है, राइट। हम ये मानते हैं कि हमारे सारे वेरिएबल्स जो हैं x1, x2, xk ये हमारे रैंडम नहीं हैं, नॉन रैंडम हैं, और कहीं कहीं पर हमारे रैंडम होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर मान रहे हैं कि ये हमारे रैंडम नहीं है। और साथ ही हम फिर एज्यूम करते हैं कि जो हमारा एप्सिलॉन है ये हमारा एक मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, और इसका मीन कितना है 0, और कोवेरिएंस मैट्रिक्स कितनी है σ² in। अब मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं। इसका हमको जो इस्तेमाल है जब हम अपने स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ निकालेंगे एस्टिमेटर्स की, या हम अपने डिफरेंट तरीके के स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस निकालेंगे, वहाँ पर पड़ेगा। वहाँ पर हमको जब भी एजम्पशन लेना पड़ेगा कि हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, तो वहाँ पे अगर हम नॉर्मल ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। उसके साथ ही हम यहाँ पे कुछ 2 अपने
एजम्पशन ऑल लेते हैं। और ये एजम्पशन एक्चुअली में ख़ास तौर पे जब हम अपने एस्टिमेटर की लार्ज सैम्पल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, अर्थात कभी कभी हमारे पास अपने एस्टिमेटर की जो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फाइनाइट सैम्पल में निकालना बहुत कठिन हो जाता है। उस केस में हम उनको लार्ज सैम्पल में हम उनका बिहेवियर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर ये हमारी दो प्रॉपर्टीज़ हमारी सहायता करती हैं। उसमें से हमारा एक एजम्पशन ये है कि हम एज्यूम करते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x ट्रांसपोज x अपॉन n, ये हमारा एक मैट्रिक्स है डेल्टा जो हमारी एग्जिस्ट करती है और वो नॉन स्टोकेस्टिक और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसके हमारे सारे एलिमेंट फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। और साथ ही हम एक और एजम्पशन लेते हैं कि लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी x ट्रांसपोज एप्सिलॉन अपॉन n, ये हमारा 0 है। राइट। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं, ये हमारे स्टोकेस्टिक भी हो सकते हैं कुछ सिचुएशन में, लेकिन हम यहाँ पर अभी उसको नॉन स्टोकेस्टिक मानेंगे। राइट। अब हमारा सवाल आता है कि इन एजम्पशंस के अंदर अगर हम अपने पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से किया जाए। तो स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं और उसमें से दो हमारे महत्वपूर्ण तरीके हैं। एक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर और दूसरा हमारा है मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। तो हम इन दोनों का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी मेथड्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दो हमारे मेथड हैं ये काफ़ी पॉपुलर हैं। और जो हमारा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है इसको हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन या डायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन भी कहते हैं। और मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के बारे में आप पहले देख चुके हैं, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम उसका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। राइट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा ये जो लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल होता है या उसके द्वारा जो मुझको डायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन मिलता है, ये इसमें हम लोग क्या करते हैं। इसको समझने के लिए हमें अपना एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल लेते हैं। यहाँ से आपको समझाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और उसी को हम आगे अपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल लेते हैं y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पे हमारा खाली सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है x। और यहाँ से हम अपने ये दो पैरामीटर हैं जो बीटा 0 और बीटा 1, उनको हम जो हमारी लाइन होगी हाइपोथेटिकल लाइन और जो हमारे ऑब्जर्वेशन है उनके बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का सम ऑफ स्क्वायर्स निकाल के हम उसको मिनिमाइज करेंगे। ये क्या चीज़ है। तो जैसा देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, पिक्चर बनाई हुई है। तो इसमें से क्या है, ये जो हमारे दो गोले गोले बने हुए हैं ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर निकाले हैं। अब अगर देखते हो कि आप इनका स्कैटर डायग्राम अगर देखो तो स्कैटर डायग्राम मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए, लेकिन आप अगर कोई ऐसा स्कैटर डायग्राम आप अगर बनाते अगर होगा तो इसको देखिए आपको क्या लग रहा है कि इसके अंदर एक लीनियर ट्रेंड है और पॉसिबली हम एक यहाँ पे इस प्रकार की लाइन यहाँ पे खींच सकते हैं। तो उसी तरह की जो हमारी एक लाइन है जो हम अपने अभी तो हाइपोथेटिकल है लेकिन बाद में हम उसको अपने एस्टिमेशन मेथड के द्वारा निकाल लेंगे। अगर हम उसको यहाँ पे ये प्लॉट करते हैं तो आप देखोगे कि हर एक ऑब्जर्वेशन का इस लाइन के साथ में कुछ अंतर है, कहीं पर पॉजिटिव है कहीं पर नेगेटिव है। तो ये जो हमारी लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी हमारी y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x, क्योंकि इसके अंदर अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे इस लाइन पर ही अगर लाई कर रहे होते अगर तो हमारी रैंडम एरर यहाँ पे 0 होती। तो ये जो हमारा एक डिफरेंस आ रहा है हर एक के ऑब्जर्वेशन के लिए, राइट, कहीं पर ये हमारा लाइन के ऊपर है और कहीं पर हमारा ये लाइन के नीचे है। तो ये जो हमारे डिफरेंस आ रहे हैं इन डिफरेंस का हम स्क्वायर करके हम उसका सम करते हैं और फिर उसको मिनिमाइज करके हम बीटा 0 और बीटा 1 की वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट रिग्रेशन मेथड। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर मैंने खाली एक ही वेरिएबल क्यों लिया। तो आपने देखा कि एक वेरिएबल लेकर के हमने आपको इस पिक्चर के द्वारा आसानी से समझा दिया कि हम किस क्वांटिटी को यहाँ पर मिनिमाइज करेंगे, राइट। इसी को अगर मल्टीवेरिएट में करेंगे तो शायद समझाना हमारे लिए कठिन होगा, राइट। अब हम यहाँ पर इस अपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को कंसीडर करते हैं और उसमें से हम अपने इस रैंडम एरर को, अगर हमारा मॉडल है y इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन यहाँ पे कितना होगा y माइनस एक्स बीटा। तो हम ये जो हमारा हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए हमारा एप्सिलॉन आया है एप्सिलॉन i, इसको हम स्क्वायर करेंगे और ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा समेशन yi करके। और इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा y माइनस एक्स बीटा ट्रांसपोज y माइनस एक्स बीटा। और ये जो हमारा समेशन एप्सिलॉन आई स्क्वायर है इसको हम एप्सिलॉन ट्रांसपोज एप्सिलॉन कर देंगे। तो हम अपने इस पैरामीटर्स बीटा 0 बीटा 1 बीटा के, और अगर हम कहें कि हमारा जो बीटा वेक्टर है उसको हम
इस प्रकार से निकालना चाहते हैं कि उसके हमारे डेटा के अंदर जो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रैंडम वेरिएशन ये हमारा मिनिमाइज हो जाए। तो इसको हम यहाँ पर बीटा की रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं और उसके बाद हम इसमें से बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये इसका जो मैथमेटिकल डिटेल्स है हम आपको यहाँ पे नहीं दे रहे हैं इसको, और अगर आपको इसको जानने में इंटरेस्ट है तो आप कोई भी रिग्रेशन एनालिसिस की बुक को आप अगर देख लेंगे तो वहाँ पर आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो इस ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन को जब हम लगाते हैं उसके बाद में जो हमारी बीटा की वैल्यू निकल आती है वो हमारी इस प्रकार से निकल आती है, और इसको हमने डिनोट किया है पी के द्वारा। तो बी इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई, और इसको हम कहते हैं कि ये हमारा बीटा का ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है, राइट। उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे ये देखिए अपने अजम्पशंस में ये सिग्मा स्क्वायर की बात भी करी है, तो इस सिग्मा स्क्वायर को भी अगर हम अपने लीस्ट स्क्वायर मेथड के द्वारा एस्टिमेट करना चाहते हैं तो सिग्मा स्क्वायर का जो हमारा एस्टिमेटर इस प्रकार से आ जाता है, सिग्मा स्क्वायर हैट इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस के वाई माइनस एक्स बी ट्रांसपोज वाई माइनस एक्स बी, राइट। और इसी में आप अगर k इक्वल टू अगर 1 कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1। तो आपको ध्यान होगा कि पहले के लेक्चर्स में हमने कई बार बात करी है कि हमारा जो सिग्मा स्क्वायर का जो एस्टिमेटर होता है कहीं पर हम 1 अपॉन n लेते हैं और कहीं पर 1 अपॉन n माइनस 1 लेते हैं। तो यही हमारा एस्टिमेटर है, सिग्मा स्क्वायर का लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है, ये हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है। इसी के अंदर हमारा इन जनरल हमारा यहाँ पे 1 अपॉन n माइनस k होता है, लेकिन अगर k की वैल्यू 1 होती है तो ये हमारा n माइनस 1 बन जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने जगह जगह पर सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर इस्तेमाल करने के लिए पहले इस्तेमाल किया है, राइट। तो इसी बात को अगर हम आपको यहाँ पर इसका अगर प्रूफ अगर हम आपको एक ब्रीफली अगर दिखाना चाहें तो हम आपको यहाँ पर ये दिखा सकते हैं कि अगर हम ये मान लें कि हमारा b1 b2 bk हमारे बीटा की वैल्यूज़ हैं जिनको हमने अपने इस सम ऑफ स्क्वायर समेशन i गोज फ्रॉम 1 टू n एप्सिलॉन i स्क्वायर, जिसको हम एप्सिलॉन ट्रांसपोज एप्सिलॉन के फॉर्म में ले सकते हैं, और एप्सिलॉन की वैल्यू हमारी कितनी है y माइनस एक्स बीटा ट्रांसपोज y माइनस एक्स बीटा, जहाँ हमको y और x दिए हुए हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे मिनिमाइज करें तो हमको यहाँ पर b की वैल्यू मिल जाएगी, और इसका मिनिमम हमको हरदम एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये जो हमारा एस बीटा फंक्शन है जो हमने समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एप्सिलॉन आई स्क्वायर लिया हुआ, ये एक हमारा रियल वैल्यूड कॉन्वेक्स और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, राइट। तो इसी को अगर हम देखिए यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम लिख देते हैं और इस एस बीटा को अगर हम बीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स ट्रांसपोज वाई, राइट। और ये यहीं से अगर हम यहाँ पर अगर इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें जो हमने देखिए यहाँ पर किया हुआ है, इसको हमने 0 के बराबर पुट किया तो ये हमारा बन जाएगा जैसे यहाँ पे x ट्रांसपोज x बीटा इज इक्वल टू x ट्रांसपोज y, और दोनों और अगर हम अपने x ट्रांसपोज x से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो हमारा ये क्या बन जाएगा बीटा इज इक्वल टू x ट्रांसपोज y, यहाँ पर x ट्रांसपोज x होल इनवर्स x ट्रांसपोज y। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि बीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई x ट्रांसपोज x होल इनवर्स x ट्रांसपोज y, और ये हमारा क्या है, ये हमारा बीटा का एस्टिमेटर है और जिसको मैंने यहाँ पे b के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा b इक्वल टू x ट्रांसपोज x होल इनवर्स x ट्रांसपोज y, ये हमारा बीटा का ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है। अब इसमें से बहुत सारे डिटेल होते हैं कि आपने वेक्टर की रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट किया, उसके लिए हम आपको फिर से कहेंगे आप कोई अगर रिग्रेशन एनालिसिस या मल्टीवेरिएट एनालिसिस किताब देखेंगे तो वहाँ पर आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। अब दूसरा सवाल आता है कि ये जो हमने वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन ये वैल्यू हमारे इस एस बीटा को मिनिमाइज करती है कि मैक्सिमाइज करती है। तो उसके लिए अगर हम अपने एस बीटा फंक्शन का अगर हम जो डबल डेरिवेटिव निकाल देंगे, सेकंड डेरिवेटिव अर्थात बीटा और बीटा ट्रांसपोज के रिस्पेक्ट में अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे पार्शियली, तो ये हमारी मैट्रिक्स आ जाती है ट्वाइस ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स, और जो हमारी एक नॉन नेगेटिव हमारी डेफिनेट मीटिंग होती है। तो ये हमारी आप ये मान सकते हो कि नॉन नेगेटिव डेफिनेट है, अर्थात ये जो आपने बी की वैल्यू निकाली है ये आपको एस बीटा को मिनिमाइज करेगी, राइट। और अब आपने जो कि बीटा की वैल्यू को निकाल लिया है, आप अगर देखोगे तो बीटा की वैल्यू को आप यहाँ पे बहुत आसानी से निकाल सकते हो। क्यों? x की वैल्यू आपको पता है, y की वैल्यू पता है, तो आप इस पूरे जो भी एस्टिमेटर की वैल्यू को आप अपने न्यूमेरिकल डेटा की बेसिस पर आराम से निकाल सकते हो। और इसीलिए आप यहाँ पे देखोगे कि हमने जो आपका b की वैल्यू आई है क्या आई है x ट्रांसपोज x होल इनवर्स x ट्रांसपोज y। यहाँ पर आपको देखिए इनवर्स निकालना है, तो ये यूनिक इनवर्स हमारा तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारी x की फुल कॉलम रैंक मैट्रिक्स होगी। इसीलिए हमने ये एज्यूम किया था कि रैंक ऑफ x इज इक्वल टू k। अब जो आपने इस b की वैल्यू को निकाला है
उसके अंदर आपको क्या है, y इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन मॉडल में आपने समेशन एप्सिलॉन स्क्वायर को मिनिमाइज कर दिया है। तो सम ऑफ स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसके द्वारा आपको जो यहाँ पे मॉडल मिल गया उसको हम कहते हैं फिटेड मॉडल। तो यहाँ पे आप अपने इस मॉडल में बीटा की जगह आप लिख दोगे b और ये आपका बन जाएगा y इक्वल टू एक्स बी। तो ये जो y इक्वल टू एक्स बी है ये हमारा फिटेड लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। अब आपको यहाँ पे आपने ये जो मॉडल निकाला है इसमें से आपको y और x की वैल्यू पहले से नोन थी। तो आपको जो भी x की वैल्यू नोन थी, अगर आप उन वैल्यूज़ को इस मॉडल में आप अगर रख दोगे यहाँ पर x की जगह, राइट, तो यहाँ से आपको y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, राइट। कैसा कि मैंने आपको एक पहले मॉडल लिया था जहाँ पे हमने स्टूडेंट के नंबर लिए हुए थे, वहाँ पे आपको x1, x2, x की वैल्यू पता थी। अगर आप उन वैल्यूज़ को यहाँ पर x की जगह रख दोगे और इस y इक्वल टू एक्स बी मॉडल को यूज़ करोगे तो आपको x की गिवन वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू मिल जाएंगी। उसको हम कहते हैं, ये जो वैल्यूज़ आती हैं y की, उनको हम कहते हैं फिटेड वैल्यूज़। और फिटेड वैल्यूज़ को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, y हैट इज इक्वल टू एक्स बी, राइट। तो ये एक्स बी आपका यहाँ पे किस तरीके से हो गया, x आपका ये हो गया, b आपका ये हो गया, x ट्रांसपोज x होल इनवर्स x ट्रांसपोज y। और ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं हैट मैट्रिक्स और इसको हम डिनोट करते हैं h के द्वारा। तो इसको हमारे h इक्वल टू x ट्रांसपोज x होल इनवर्स इंटू x ट्रांसपोज, ये हमारी हैट मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की हमारे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और इसके द्वारा हमारे कुछ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस आसान हो जाते हैं। तो इस स्लाइड में आपको मैंने फिटेड लीनियर रिग्रेशन मॉडल और फिटेड वैल्यूज़ की मैंने आपको इसकी जो कॉन्सेप्ट दे दिया है, राइट। इसको हम आपको सॉफ्टवेयर में भी करके दिखाएंगे। ये जो हमारी हैट मैट्रिक्स होती है इसके अंदर कुछ खास बात ये होती है कि नंबर 1 तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और ये हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। आइडेम्पोटेंट देखिए किस तरीके से होती है, हम कब कहते हैं आइडेम्पोटेंट कि h इंटू एच हमारा h के बराबर आ जाए। तो ये हमारा कितना हो गया, x ट्रांसपोज होल इनवर्स x ट्रांसपोज, और फिर से मैंने यहाँ पर इसको x से हमने लिख दिया x ट्रांसपोज x इनवर्स। तो देखिए ये हमारा बन जाएगा i, तो हमारा कितना हो जाएगा x ट्रांसपोज x होल इनवर्स और x ट्रांसपोज। तो ये हमारा कितना हो गया h। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। और ये जो हमारी हैट मैट्रिक्स है इसका अगर हम ट्रेस निकालने की कोशिश करते हैं तो ट्रेस हमारा देखिए यहाँ पर किस प्रकार से वो निकल आएगा। अगर हम कहते हैं ट्रेस ऑफ h, तो इसको हमने कह दिया ट्रेस ऑफ, ये हमारा हो गया h। अब आपको एक नियम पता है कि ट्रेस ऑफ ए बी भी हमारा ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपनी ये जो पार्ट है x ट्रांसपोज x इनवर्स, इसको हमने मान लिया a के बराबर, और ये जो x ट्रांसपोज है इसको b के बराबर, और हमने कर दिया ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। तो हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। तो देखिए ये हमारी एक मैट्रिक्स बन जाएगी x ट्रांसपोज x होल इनवर्स, जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमारा हो जाएगा ट्रेस ऑफ आई के। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब हम इसका जिसका ऑर्डर हमारा k बाई के का जो हमारा ऑर्डर है उसको अगर हम ट्रेस निकालेंगे तो ये हमारा k आ जाएगा, राइट। तो जो ट्रेस ऑफ h हमारा होता है ये हमारा k आ जाता है, और इसके द्वारा हम आपको यहाँ पर कई सारी अपनी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज है उनका हम यहाँ पे अध्ययन बहुत आसानी से कर सकते हैं, राइट। अब हम आपको यहाँ पे एक नई डेफिनेशन देते हैं, वो हमारी है रेजिडुअल्स के बारे में। ये क्या होते हैं, ये हमारी, हमने आपको यहाँ पे अपने इस मॉडल में एक वैल्यू ली है y, ये आपकी क्या है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, अर्थात जो आपने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान इस वैल्यू को ऑब्जर्व किया है। दूसरी वैल्यू आपकी क्या है y हैट आपने क्या किया है, आपने अपने इस मॉडल की बेसिस पर b की वैल्यू निकाली है और उसमें x की जो वैल्यू नोन थी उनको रखा है, उसके द्वारा आपको y हैट मिला है। तो ये आपकी क्या हो गई, फिटेड वैल्यू। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल, राइट। ऑब्जर्व्ड और फिटेड वैल्यू, जो हमारी स्टडी वेरिएबल की ऑब्जर्व्ड और फिटेड वैल्यूज़ हैं उनके बीच का जो अंतर को हम कहते हैं रेजिडुअल। और ये क्या होता है और इसके बारे में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये हमारा आगे बहुत सारी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज में हमारी सहायता करता है। तो जैसे इस ग्राफिक के बारे में हमने अभी बात करी थी, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब ये जो लाइन है ये आपकी कौन सी लाइन हो गई, y इक्वल टू एक्स बी, जो आपने फिटेड मॉडल निकाला है, और ये जो आपके वैल्यूज कौन सी थी, ये आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज थी, राइट। तो इनके देखिए जो बीच का डिफरेंस, जिसको हमने कहा था पहले कि ये हमारे किसी रैंडम एरर की तरह है, यहाँ पर हमने इसका जो डिफरेंस हमारा ये आ गया, और इसी डिफरेंस को हम कहते हैं रेजिडुअल। तो इसलिए अगर हम इसको अपने अगर कोई भी ith ऑब्जर्वेशन के लिए अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, जो हमारी yi और yi हैट के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलते हैं रेजिडुअल, राइट। तो
इसी को हम जब अपने वेक्टर फॉर्म में करते हैं तो उसको हम यहाँ पे ई के द्वारा दिखाते हैं, ई इज इक्वल टू वाई डिफरेंस वाई हैट। इसको हम मान सकते हैं कि हम यहाँ पे वाई माइनस वाई हैट ले रहे हैं, तो वाई हैट की देखिए क्या वैल्यू आ गई, वाई माइनस एक्स बीटा हो गया, और फिर आपने इसको एक्स बी को आपने कैसे लिखा है एच वाई के, तो ये आपका हो गया वाई माइनस एच वाई, तो प्रैक्टिकली ये आपका आई माइनस एच इंटू वाई के बराबर हो गया। अभी जो आई माइनस एच की जो मैट्रिक्स है इसको हम डिनोट करते हैं एच बार के द्वारा, राइट। इसके भी हमारे उसी तरह की प्रॉपर्टीज होती है कि हमारी सिमेट्रिक होती है, आइडेम्पोटेंट होती है, और इसका भी अगर हम ट्रेस अगर हम यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, ट्रेस ऑफ आई माइनस एच, ट्रेस ऑफ आई हमारे यहाँ पे कितना है n बाई एन की मैट्रिक्स है, और ट्रेस ऑफ h हम पहले निकाल चुके हैं, तो कितना आ जाएगा n माइनस के, राइट। तो ये भी हमारे जो रेजिडुअल्स हैं, ये आप देखोगे कि बहुत सारे हमारे स्टैटिस्टिकल एजम्पशंस को हमारे डेटा के अंदर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको वेरीफाई करने में हमारी सहायता करते हैं, राइट। कैसे देखिए मैंने आपको बताया कि एच बार आपकी ये जो है ये भी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसको भी आप अगर इसमें देखोगे तो ये भी आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आ जाती है। एच बार इंटू एच बार आप अगर निकालोगे तो ये आपका एच बार के बराबर आ जाएगा, और ट्रेस ऑफ एच बार आप अगर निकालोगे तो ट्रेस ऑफ आई एन माइनस ट्रेस ऑफ एच हो जाएगा, और ये हमारा एन माइनस के आ जाएगा, राइट। तो ये तो हमारा था प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर को इस्तेमाल करते हुए हम अपने पैरामीटर बीटा को किस प्रकार से एस्टिमेट करेंगे। अब इसके बाद में हम आपको बीटा का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन कैसे करेंगे उसके बारे में बताते हैं। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन क्या होता है इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको मैं बता चुका हूं। तो इस मॉडल में y इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन में हमने ये माना है जो भी हमारी रैंडम एरर्स हैं ये हमारी नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर आई हैं, और ये मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं। तो इसके कारण हमारा जो भी y है y भी हमारा एक रैंडम वेरिएबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि y को अगर हम देखें तो एक्स बीटा तो हमारा फिक्स हो गया, लेकिन जब हम कहते हैं एप्सिलॉन तो ये हमारा y हमारा एप्सिलॉन का फंक्शन बन जाता है, और इसके कारण y भी हमारा रैंडम हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम अपने इस एप्सिलॉन का अगर हम जो यूनिवेरिएट डेंसिटी फंक्शन की बात करें तो ये किस तरीके से होगा, 1/σ√2π एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन आई स्क्वायर, I goes from 1 to n, राइट। इसका अगर हम लाइक्लीहुड फंक्शन निकालें तो किस प्रकार से निकालेंगे, अब आपको ये पता है कि इसीलिए हमने एज्यूम किया था कि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन n ये हमारे IID हैं, इंडिपेंडेंट है। तो हम इसका जो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है हम इसके जो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन से हम उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने अपना जो भी लाइक्लीहुड फंक्शन लिखा बीटा और सिग्मा स्क्वायर का फंक्शन है, और इसको मैंने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। तो प्रोडक्ट फॉर्म में ये हमारा एफ ऑफ एप्सिलॉन आई क्या है, ये हमारा यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने यहाँ पे इसको देखिए सबको मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा इस प्रकार से आ जाएगा 1/2π सिग्मा स्क्वायर इज पावर ऑफ n/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 सिग्मा स्क्वायर समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एप्सिलॉन आई स्क्वायर। और इसी समेशन एप्सिलॉन आई स्क्वायर को हम एप्सिलॉन ट्रांसपोज एप्सिलॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको याद है कि हमने अभी क्या किया था, आपको ध्यान अगर हो यहाँ पे देखिए हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि यहाँ पर हमने अपने एप्सिलॉन ट्रांसपोज एप्सिलॉन को कैसे लिखा था, y माइनस एक्स बीटा ट्रांसपोज y माइनस एक्स बीटा। तो यहाँ भी देखिए हमने इसको इसी तरीके से एप्सिलॉन ट्रांसपोज एप्सिलॉन को हमने y माइनस एक्स बीटा ट्रांसपोज y माइनस एक्स बीटा से रिप्लेस कर दिया। अब इसके बाद में हमको इस लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, और मैक्सिमाइज करके हमारे पास यहाँ दो पैरामीटर्स हैं बीटा और सिग्मा स्क्वायर, इनकी मुझे वैल्यूज निकालनी है। तो हम अपने लाइक्लीहुड फंक्शन की जगह हम इसका लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते हैं, और जैसा मैंने पहले भी किया था आपको याद होगा जब हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स निकाले थे। तो हम यहाँ पे अपने इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों ओर लॉग लेते हैं, तो हमारा इसका लॉग फंक्शन इस प्रकार से आ जाएगा। अब इस लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को हमको क्या करना है, हमारे पास दो तरह के पैरामीटर्स, एक बीटा और एक सिग्मा स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम बीटा के रिस्पेक्ट में और सिग्मा स्क्वायर की रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, राइट। और उसके बाद में इसकी जो भी इक्वेशन आएगी उसको हम 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और उसके द्वारा हमको यहाँ पर दो नॉर्मल इक्वेशंस मिल जाएंगी। और पहली नॉर्मल इक्वेशन मिलेगी जब हम इसको लॉग लाइक्लीहुड को बीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये 1/2 सिग्मा स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स ट्रांसपोज y माइनस एक्स बीटा। और उसी तरीके से जब हम सिग्मा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में लॉग लाइक्लीहुड को डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे इस प्रकार की इक्वेशन मिल जाएगी -n/2 सिग्मा स्क्वायर प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू y माइनस एक्स बीटा ट्रांसपोज y माइनस एक्स बीटा। और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो मुझको बीटा और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू इस प्रकार से मिल जाएगी, और इनकी जो भी वैल्यू आई है उसको मैंने यहाँ पे बीटा टिल्डा, और सिग्मा स्क्वायर की जो एस्टिमेटेड वैल्यू आई है उसको हमने सिग्मा स्क्वायर टिल्डा के द्वारा दिखाया है।
तो आपने देखा कि अब यहाँ पर x और y की वैल्यू नोन है, x यहाँ पे, तो आप अपने इस बीटा की वैल्यू को एज ए बीटा टिल्डा और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को सिग्मा स्क्वायर टिल्डा की तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक खास बात आप अगर देखोगे तो क्या है, जो बीटा टिल्डा की वैल्यू आई ये आपका MLE है। आपने ध्यान दिया कि आपने b की वैल्यू पहले क्या निकाली थी, x ट्रांसपोज x होल इनवर्स x ट्रांसपोज y, ये आपकी OLSE था। तो देखिए आपने कहा कि OLSE और MLE बीटा के दोनों सेम है, एक से हैं, और जो हमारा सिग्मा स्क्वायर का जो एस्टिमेटर आया है ये आपका MLE है। और पहले लीस्ट स्क्वायर केस में आपने क्या निकाला था, 1/n माइनस के वाई माइनस एक्स बीटा हैट, और यहाँ पे हमने उसको b से रिप्लेस किया था, y माइनस एक्स बी, जबकि कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों की वैल्यू आपकी बराबर है इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, और जो भी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर और जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है उसमें खाली एक ही फर्क है उनके डिवीजर का। यहाँ पर जो भी आपका MLE है उसका डिवीजर कितना है, n, और जो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर में डिवीजर कितना था, n माइनस के। और यही तो बात मैंने आपको पहले कई बार बताई भी थी कि जब हम सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेट लेते हैं तो कहीं पे हम 1/n लेते हैं और कहीं पे हम 1/n माइनस 1 लेते हैं, उसी कारण से था। तो आप ये, और दोनों में खास बात क्या है कि ये जो हमारा एस्टिमेटर है OLSE, ये हमारा सिग्मा स्क्वायर का एक अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है, जबकि ये जो हमारा MLE है ये हमारा एक सिग्मा स्क्वायर का बायस्ड एस्टिमेटर होता है, राइट। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर आपको ये भी वेरीफाई करना है कि ये जो आपने MLE की वैल्यू निकाली है ये क्या हमारे लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं कि मिनिमाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने इस लाइक्लीहुड फंक्शन को बीटा और सिग्मा स्क्वायर की रिस्पेक्ट में हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं, और उसके द्वारा हम अपने इन सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की जो हेजियन मैट्रिक्स होती है उसको हम निकाल करके वेरीफाई कर सकते हैं कि, और ये आपकी बीटा इक्वल टू बीटा टिल्डा और सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर टिल्डा पर निगेटिव डेफिनेट आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल इसका जो डेरिवेशन देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको समझाना बहुत बहुत आवश्यक है कि जो हमको वैल्यू मिलने वाली है वो हमारी एक मैथमेटिक्स के जो टूल्स होते हैं उनके द्वारा निकाली गई हैं। अब हम आपको ब्रीफली इन एस्टिमेटर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में बता देते हैं। जो हमारा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर होता है ये हमारा बीटा का एक अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है, अर्थात एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b हमारी बीटा के बराबर आती है। जो हमारी इस ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर की जो कोवेरियंस मैट्रिक्स आती है वो इस प्रकार से आती है, और ये सिग्मा स्क्वायर इंटू x ट्रांसपोज x होल इनवर्स होती है। और जो हमारे सिग्मा स्क्वायर का लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर होता है, जो एक अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है सिग्मा स्क्वायर का, वो हमारा इस प्रकार से आता है 1/n माइनस के वाई माइनस एक्स बी ट्रांसपोज वाई माइनस एक्स बी। और अगर देखोगे कि इस कोवेरियंस मैट्रिक्स में सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपको प्रैक्टिस में अननोन होती है, तो इस सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को अगर हमको एस्टिमेट करना है तो हम क्या करते हैं, इसको हम अपने इस सिग्मा स्क्वायर से एस्टिमेट कर लेते हैं, और इसको अगर हम अपने इसी जगह पे वापस रख देंगे तो ये हम इसको बना देंगे सिग्मा स्क्वायर हैट एक्स ट्रांसपोज एक्स होल इनवर्स, ये यहाँ से आ गया। तो आप देखोगे कि इस कोवेरियंस मैट्रिक्स को आप अपने डेटा की बेसिस पर भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं, और ये देखिए आपका कोवेरियंस मैट्रिक्स का एक एस्टिमेटर है। आपने देखा कि अगर आपके पास डेटा है तो आपने अपना एस्टिमेटर निकाल लिया, और एस्टिमेटर की जो कोवेरियंस मैट्रिक्स है उसको भी आपने एस्टिमेट कर लिया, राइट। उसी तरीके से अगर हम अपने जो फिटेड वैल्यूज हैं उसकी अगर हम कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालना चाहें तो वो हमारी कुछ इस तरह से आ जाती है, वेरिएंस ऑफ कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ फिटेड वैल्यूज सिग्मा स्क्वायर h। और उसी तरीके से अगर हम जो भी, लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है कि यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर हमको यूजुअली अननोन होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम सिग्मा स्क्वायर हैट से रिप्लेस कर सकते हैं, और इसको अगर हम निकाल लें तो आपकी इस जो वाई हैट की कोवेरियंस मैट्रिक्स आई है उसको हम इस प्रकार से एस्टिमेट कर सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर हैट h, राइट। तो ये आपका इस कोवेरियंस मैट्रिक्स का भी एस्टिमेटर आ जाएगा। उसके अलावा एक सवाल आता है कि ये जो आपने वैल्यूज निकाली हैं ये आपकी किस प्रकार की वैल्यूज हैं, तो आपको यहाँ पे बता दें, ये एश्योर करने के लिए कि ये वैल्यूज हमारी आई हैं, ये हमारी अच्छी वैल्यूज होती हैं, उसके लिए हमारी एक होती है गॉस मार्कोव थ्योरम। और गॉस मार्कोव थ्योरम के द्वारा जो भी हमारे रिजल्ट्स आते हैं उसके द्वारा हम ये एश्योर कर सकते हैं कि हमारे जो भी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन के द्वारा जो b की वैल्यू आई है वो एक अच्छी वैल्यू है। और यह थ्योरम हमारी कहती है कि जो हमारे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर हैं बीटा की, ये हमारा बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर है, अर्थात ब्लू, राइट। तो ये इसकी हमारी देखिए प्रॉपर्टी होती हैं। और अब अंत में आपको ये भी बता दें कि ये जो आपका एस्टिमेटर होता है b, ये आपका कंसिस्टेंट भी होता है, ये हमारा बीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। और
और जो एस स्क्वायर भी आपने ये जो निकाला है यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर का जो एस्टिमेटर है ये भी आपका कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है। तो अब आपको याद होगा कि आपने यहाँ पर जो अपने इस एस्टिमेशन प्रोसीजर में आपने इस बीटा को और सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट किया है, राइट। और इसके द्वारा आप अगर देखोगे तो हमने यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश करी है कि आपको कि जो भी आपने अपने सैंपल की वैल्यूज को यहाँ पर निकाला है वह एक अच्छी वैल्यूज़ हैं। और आपको याद है कि जब हमने एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स की बात करी थी तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अनबायस्डनेस है, कंसिस्टेंसी है, सफिशिएंसी है, एफिशिएंसी, इसके बारे में बात करी थी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को जब हम अपने इस एस्टिमेटर पर हमने आपको इन एस्टिमेटर को जो निकाला है उनके ऊपर हम जब इन प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं तो ये आता है कि ये एस्टिमेटर हमारे उन सभी प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसमें आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ गई और उससे अगर आपने अपने इस बीटा की वैल्यू को इस x ट्रांसपोज x होल इनवर्स x ट्रांसपोज y से एस्टिमेट कर दिया है तो यह एक अच्छी वैल्यू होगी, इसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो। अब दूसरा कारण तो ये आता है कि मैंने आपको इतनी सारी अलजेब्रा क्यों पढ़ाई यहाँ पे आज? मैंने आपको अलजेब्रा नहीं पढ़ाई है, मैंने सिर्फ आपको कन्विंस करने की कोशिश करी है कि जब भी हम कभी स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग करते हैं तो उसमें हमारे ये जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं ये हमारे कुछ स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये उसके द्वारा निकाले जाते हैं। और अगर हमको ये चेक करना है कि कोई और हमसे कहता है कि हमने बीटा को किसी और तरीके से एस्टिमेट कर लिया तो मुझको ये बताना पड़ेगा कि हमारा एस्टिमेटर बेटर है कि आपका एस्टिमेटर बेटर है। उसके लिए हम इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एस्टिमेटर बेटर होगा वही तो आपको अच्छा मॉडल देगा। और अब आप सोचिए कि हम जो स्टैटिस्टिकल मॉडल की बात करते थे वो है क्या? वो तो बेसिकली हमारा खाली एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स ही तो है। जब भी आप अपने मॉडल के जो अननोन पैरामीटर्स हैं आप उनको अपने स्टैटिस्टिक्स के टूल लगा करके आप अगर एस्टिमेट कर लेते हो, आपको उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाती है और तभी तो आपको स्टैटिस्टिकल मॉडल मिल जाता है। तो हमने आपको आज ये स्टैटिस्टिकल मॉडल को निकालने के तरीके बताए हैं और साथ ही हमको ये चेक करना होता है कि जो हमारा मॉडल आया है वो अच्छा है कि ख़राब है। उसके लिए हमने आपको कुछ ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। और मैंने ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ इसलिए बताई हैं क्योंकि जो रिग्रेशन एनालिसिस का देखिए एक सेमेस्टर का पूरा कोर्स होता है, लेकिन हम आपको यहाँ पे कुछ लेक्चर्स में जो हमारे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं उनके बारे में बताएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए। जैसा मैंने आपको कुछ एजम्पशंस लिए हैं उसके अंतर्गत मैंने आपको ये एस्टिमेटर्स निकाले हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ निकाली हैं। लेकिन प्रैक्टिस में हो सकता है कि ये हमारे एजम्पशन वायलेट हो जाए। उस केस में हमारे पास भिन्न भिन्न तरीके की समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनको समझने के लिए अगर आप इस तरह के जो हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट उनको अगर थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद जब आप उसको किसी भी रिग्रेशन की बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा आज एक स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का फ्लेवर देने की कोशिश करी है। लेकिन आप जब देखोगे कि जब हम किसी डेटा को अपने इस सॉफ्टवेयर में लगाते हैं, ख़ासतौर पे आर में, ये बहुत ही आसान होता है। लेकिन ख़ास बात होती है कि जो उसका आउटकम आ रहा है उस आउटकम को किस प्रकार से इंटरप्रेट किया जाए, और वही हमारा खास काम होता है। उसके इंटरप्रिटेशन को करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे, किस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे, जब आप ये सीख जाएंगे तो आपको स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग करना आ जाएगा। और यही तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था कि आपको स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग आना चाहिए। तो आप इन कॉन्सेप्ट को एक बार समझने की कोशिश करिए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, और हम आपको अगले लेक्चर में अपने इस मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के टॉपिक पर कुछ और बातें करने ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।